जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आया हूं हरियाणा में रेवाड़ी के निकट गांव पाल्हावास। ये वो गांव है जहां एक वीर योद्धा का जन्म हुआ। एक ऐसा योद्धा जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई और फिर ऐसी उठाई कि सब कुछ लुट गया पर हार नहीं मानी। एक ऐसा योद्धा जिसका घर बार गया, परिवार गया, राजपाट गया, यहाँ तक कि देश भी चला गया, पर उसका हौसला नहीं गया। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का जज्बा नहीं गया। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भूखों प्यासों दिन रात एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, पर अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का जज्बा गया नहीं। मैं बात कर रहा हूं राव राजा तुला सिंह बहादुर की, जिन्हें हम राव तुलाराम के नाम से जानते हैं। और ये पीछे जो मकान आज खंडर के जैसा खड़ा है, इसी मकान के भीतर उनका जन्म हुआ था। इस मकान को भी देखेंगे, किस हालत में है ये देखेंगे, और वो यशस्वी कहानी राव तुलाराम की वो भी जानेंगे। इस घर की कहानी हमें बताने, इस गांव से क्या रिश्ता था राव तुलाराम का, वो समझाने के लिए हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो जरा बताएं, इस घर की कहानी क्या है, इसे किसने बनवाया था और राव तुलाराम का जन्म यहाँ क्यों हुआ? देखो सर, राव तुलाराम की माताजी ज्ञान कौर और वो जहरी सिंह की लड़की थी। ठीक है। तो राव तुलाराम देवते हुए। राव तुलाराम देवते हुए मतलब राव तुलाराम इस गांव के, यहाँ उनका ननिहाल था। जहरी सिंह उनके नाना थे और माँ थी ज्ञान कौर। भांजे थे यहाँ, तो भांजे थे यहाँ के, इस गांव के वो भांजे थे। और ज्ञान कौर पहले बताते हैं परंपरा थी कि पहली जो संतान होगी वो ननिहाल में होती थी। ठीक है। तो ज्ञान कौर जी जो हमारी नाते में खाली बुआ जी लगी, वो हाँ। यहाँ आई हुई थी। हाँ। और उनके यहाँ पे जो वीर बहादुर तुलाराम जी ने यहाँ जन्म लिया था। यहाँ जन्म लिया था। ठीक है। तो देखें जी, राव तुलाराम इस गांव के भांजे हुए। उनकी माँ ज्ञान कौर वो इस गांव की बेटी हैं, और उनके नाना जहरी सिंह, जैसा सुनील जी ने बताया, उन्होंने इस घर का निर्माण किया। जी सर। राव तुलाराम का अपना गांव कौन सा था? वो वैसे तो आज जिसे वंशज के हिसाब से रामपुरा में है। रामपुरा में है, लेकिन जैसे हमने सुना है कि मेन गांव जैसे राव गोपाल देव भी, उनका भी निवास रेवाड़ी स्थान है। हाँ। लेकिन मूल जो गांव वो मीरपुर बताते हैं, जो रेवाड़ी के पास है। कोई सुरंग वगैरह भी बनी हुई है वहां से। अच्छा। आवागमन की, जैसे सुना है, सच्चाई कहाँ तक है ये मैं कह नहीं। पुराना जो पूर्वजों का गांव आप कहते हैं कि बताते हैं मीरपुर था। हाँ जी। पर अगर हम बात करें राव तुलाराम के पिताजी कहाँ रहे, दादाजी कहाँ रहे, तो वो रामपुरा में रहे, जो आज तो रेवाड़ी शहर के बीच में ही आ गया। जी बिल्कुल। उस समय रेवाड़ी से थोड़ा सा अलग होता था, छोटा सा रेवाड़ी था। अब तो बढ़ गया, शहर के अंदर ही आ चुका। रामपुरा भी शहर के अंदर आ गया, शहर के अंदर आ चुका। देखें जी, ये कहानी असल में शुरू होती है वर्ष 1803 से। हम 1803 से शुरू करेंगे, शुरू करने को तो बहुत पीछे भी जा सकती है। 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरी लड़ाई चल रही थी। मराठे हार जाते हैं और मराठों की ओर से एक व्यक्ति लड़ रहे थे, एक राजा लड़ रहे थे, राव तेज सिंह। राव तेज सिंह के पास ये रेवाड़ी का परगना था, यहाँ के जागीरदार थे, यहाँ के वो राजा थे, तेज सिंह। और ये राव तेज सिंह दादा हैं तुलाराम के। 614 गांव की जागीर हुआ करती थी, लेकिन चूंकि मराठों का साथ दिया था उस लड़ाई में, इसलिए अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज जीत गए और इस पूरे इलाके पर, हरियाणा प्रदेश हरियाणा नहीं था, पर कल्चरली इस ज्योग्राफी को हरियाणा तब भी कहा जाता था, ज्योग्राफिकली, कल्चरली। तो ये चाहे रेवाड़ी हो, रोहतक हो, पानीपत हो, हिसार हो, इवन दिल्ली, ये इलाके अंग्रेजों के अधिकार में आ जाते हैं 1803 में। और फिर 1806 में लॉर्ड विलियम लेक सनद जारी करते हैं अपने हस्ताक्षर से। उसमें राव तेज सिंह को फिर वो 87 गांव की जागीर देते हैं इस्तमरारी पे, यानी लीज पे देते हैं 87 गांव। 614 गांव की जो जागीर थी वो घट के 87 पे आ जाती है। और जब 614 गांव की जागीर थी
तो वहां उनको बहुत अधिकार थे। अब ये जो इस्तमरारी लीज पे दी गई बड़े लिमिटेड राइट्स के साथ, और 25,001 रुपया सालाना का देना होता था अंग्रेजों को। तो राव तेज सिंह को, और उसमें रिवाड़ी नहीं मिला था उनको, रामपुरा मिला था, जो सुनील जी ने अभी बताया। रिवाड़ी उनसे छीन लिया गया। रामपुरा में राव तेज सिंह फिर किला बनाते हैं, महल बनाते हैं, और 1823 तक वो अपनी उस जागीर को जो 87 गांव की है वहां से वो चलाते हैं। 1823 में उनका देहांत होता है। उनके बेटे हैं राव पूरण सिंह जी। राव पूरण सिंह 1823 में गद्दी पे बैठते हैं। अब ये 3 भाई हैं। अब 3 भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके, उस जागीर को लेके डिस्प्यूट होता है, और अंग्रेज उस डिस्प्यूट का लाभ उठाते हैं। अब उस जागीर को 87 गांव को भी 3 हिस्सों में बांट देते हैं। राव पूर्ण सिंह के हिस्से में अब कितना आया आप हिसाब लगा लीजिए। 1823 में वो गद्दी पर बैठते हैं, और 1825 9 दिसंबर को उनके घर में इस जगह पे राव पूर्ण सिंह की पत्नी ज्ञान कौर, जो इस गांव की बेटी हैं, यहां वो एक बालक को जन्म देती हैं। वही बालक आगे चल के राव राजा तुला सिंह बहादुर बनते हैं। 1839 में पिता राव पूर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब 14 साल उम्र है उस समय तुलाराम की, वो गद्दी पर बैठते हैं। मां ज्ञान कौर बहुत सुलझी हुई और बहुत दूर की सोच रखने वाली महिला है। वो अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। तुलाराम उर्दू भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। हिंदी मेरा मतलब इस इलाके में जो बोली जाती थी हेरवाटी। और तुलाराम अंग्रेजी सीख सकें, इस देश पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उनकी जुबान, उनकी भाषा सीखनी चाहिए। इसके लिए मां ज्ञान कौर अपने बेटे को मेरठ भेजती है अंग्रेजों के स्कूल में शिक्षा के लिए। तो वो अंग्रेजी भी जानते हैं। 1839 को वो गद्दी पर बैठते हैं, और फिर आगे अपना प्रशासन शासन वो चला रहे हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा है। 1857 आता है, वो क्रांति होती है। उस क्रांति में किस तरह से मुलव्विस हुए, किस तरह से शामिल हुए राव तुलाराम, वो बात भी बताएंगे, वो कहानी भी बताएंगे, और उसके बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन पहले अंदर चल के इस घर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये घर भी देखते चलें और कहानी भी चलती रहे। तो आइए मेरे साथ, सुनील जी आइए। चल। तो आप बताएं जी। ये मेन एंट्रेंस थी जी सर। वैसे अंदर जाने से पहले एक बात और, बाहर से जब हम देखते हैं तो देखें ये काफी बड़ा घर, इधर भी दिखता है, गेट अलग है जी सर, और कंस्ट्रक्शन ऐसी लगती है जैसे आसपास एक ही समय की रही हो। ये सारा एक है, दो हैं, ये क्या, थोड़ा सा ये बता दो। ये सर 2 हैं, लेकिन एक ही परिवार के जहरी सिंह जी के 4 बेटे थे। जहरी सिंह जी के 4 बेटे, यानी कि राव तुलाराम के 4 मामा। 4 मामा, ठीक है। तो 4 बेटों की 2 की कंस्ट्रक्शन हो गई थी, 2 की नींव वगैरह खुदी थी। फिर उस टाइम मोमडन का राज था अंग्रेजों से पहले। नहीं, अंग्रेज आ चुके थे शायद उस टाइम। तो आपस में जिस विवाद भी, आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये 1857 में नीलाम कर दी गई थी। ये दिखाएं जी। हाँ। ये नहीं पहले, पर इस पे हम बाद में जाएं, ये भी उन्हीं की है। पहले एक बार इसको समझा दें। आपने बताया कि जहरी सिंह जो नाना है राव तुलाराम के जी, उनके 4 बेटे थे। वो अपने 4 बेटों के लिए 4 घर बनाने की कोशिश में थे। ठीक है। 2 वो बना दिए। हाँ। बाकी 2 के लिए नींव खुदी थी, चालू थी। हाँ, कंस्ट्रक्शन चालू थी। बाद में पता नहीं युद्ध हुआ या कोई फाइनेंशियली दिक्कत आई, पता नहीं है, वो नहीं बन पाई। तो इन 2 घरों के साथ साथ उन्होंने ये भी बनाया। हाँ, ये कचहरी बना दी थी। ये उनकी कचहरी या बैठक जो भी नाम दे। कचहरी थी उस टाइम। इसको भी चलेंगे, देखेंगे। ठीक है सर। अभी हम देखते हैं जन्म स्थल राव तुलाराम का। जी सर, ठीक है। आइए। लेकिन एक बात है, ये मेरी शिकायत आपसे भी है। जी सर। आप भी जहरी सिंह के वंशज हैं। जी। ठीक है ना? ठीक है जी।
तो ये हालत क्यों है उनके जन्मस्थल की, तुलाराम जी के ये जन्मस्थल आजकल समय ऐसा है जी, जैसे कई परिवारों का हिस्सा हो गया। हाँ। आप समझते हो जैसा माहौल चल रहा है, डिस्प्यूट हर जगह है। हाँ अगर मान लो 1 या 2 परिवार की होती करके हाँ, हाँ। बड़े परिवार हो गए, आपस में बनती नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, खाली करना चाहिए, कोई इसमें काम भी शुरू करे तो दूसरा कोई ऐतराज कर देता है। इस तरह की बातें यूजलेस है यार। धरोहर जरूर है हमारी, हाँ। लेकिन यूजलेस है, कोई काम नहीं आ तो रहा। एक बात बताएं जी। मान लीजिए इसमें ये जो जंगली घास खड़ी है, कांग्रेस ग्रास शायद इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको निकालने लगे अब मैं और आप, हाँ। तो कोई दूसरा आके ये कहेगा ये जंगल नहीं, मत निकालो। ऐसी बात तो नहीं बस है। इतना सा कर ले हम तो भी अच्छा है। हाँ, ठीक कह रहे हो आप, है ना? चलो करेंगे, आइए। आपकी बात पे गौर करेंगे। आइए ये देखें जी, जिस ढंग से ये आर्च बनाई गई, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का तो बेहतरीन नमूना है अपने समय का। अच्छा, ये यहाँ पे इधर बैठने के लिए, हाँ, ये पता नहीं उस टाइम बनाती थी, पुरानी हवेलियां देखते हैं क्या पर्पस हाँ। था, क्या ये जैसे है ना स्लेट है, हाँ जी। पत्थर जो है ना, पत्थर स्लेट। स्लेट को एक शीट दूसरी शीट तीसरी शीट के ऊपर रख रख के बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चौखट अब तो दीमक हाँ, इसको भी खा रही है। ठीक है। आइए अंदर। अच्छा, जैसे यहाँ पे गोबर पड़ा है, देख के ये अब- लगता है कि यहाँ आवारा पशु भी हाँ, घूमते हमारा हैं। पशु घूमते हैं, सर आ जाते हैं, जैसे उनका आशियाना बन रहा है ये सर्दियों में विशेष तौर अच्छा, तो इंसानों ने तो आशियाना छोड़ दिया, पशुओं का आशियाना। उन्होंने नहीं छोड़ा है, हैं? अच्छा, तो इसमें आए जी, अंदर आए, देखें इधर एक कमरा इधर है, अभी तो घोर अंधेरा है। और यहाँ मैं थोड़ी देर पहले आया था तो तब चमगादड़ों का डेरा था, वो देखें जी उड़ रहे हैं। हम आगे चलते हैं जरा। इधर इस पे ताला लगा है, ये ताला किसने लगाया? ये जो इसके हिस्सेदार हैं, हिस्सेदार हैं। उनका ताला है। बाकी अंदर कुछ नहीं है, पुराने लगे पड़े हैं। ताला लगा के हिस्सा तो बना लिया, बचा लिया, लेकिन जी। किस हालत में है, खंडर जर्जर गिर रहा है, इसकी चिंता नहीं की। आए जी, ये देखें, जैसे जब हम अंदर आते हैं तो फिर ये सेंट्रल एक कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे ये एक आंगन है बीच में। किसी ज़माने में इस आंगन में यहाँ पे महिलाओं के यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते होंगे। ये सर मेरी याद गीते में गाते होंगे। हाँ मेरी उम्र 67 साल हो गई। हाँ हाँ। तो मेरी याद में जब 12-13 साल का था, हाँ हाँ। तो यहाँ पे परिवार 3-4 परिवारों की बस अंदर रौनक रहती थी, बिल्कुल रहते हाँ, थे। हाँ, मेरे खुद की अपनी याद में। हाँ हाँ, पर ये तो साफ देखें जी, ये साफ तो अपने को करना चाहिए। ठीक है सर, है ना? ठीक है। इतना तो हो कि कल से कोई कम कोई आवे। ये आइए जी अंदर। तो यहाँ बता रहे हैं आपकी इस कमरे में जन्म हुआ है? जी सर। आइए। हाँ जी। ये सर बाद में फैक्ट पता लगा, इससे पहले मैं भी समझता था कि इस रूम का है। अच्छा। लेकिन फिर बुजुर्गों की बहस हुई, उन्होंने तथ्य दिए। हाँ हाँ। ये सामने वाले रूम के अंदर इस उनका कमरे जन्म- में हाँ, इस कमरे का जन्म। तुलाराम जी का जन्म जन्म हुआ हुआ। था। देखें जी, अंदर अपने को चलना ही होगा। आइए जी। अब सफाई नहीं है, ये बात तो है, पर क्या करें अब, जैसा भी है। और पीछे अगर हम देखें, ये चमगादड़ ज़रूर यहाँ पे बसे हुए हैं। यहाँ पे ये कुछ टूटे मटके और ये राख, ये क्या है सुनील जी, कुछ बता सकते हैं? ये बड़ा पता नहीं रहस्यमयी जी, है। मेरी नॉलेज में नहीं है। ये बड़ा रहस्यमयी चीज़ लग रही है मेरी नॉलेज मुझे। में नहीं है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं दिख रही है, कुछ तो विशेष बात है। हाँ जी, हो सकता। हाँ देखें, यहाँ भी किसी हकीकी ने हाँ जी, यहाँ भी ताला लगा रखा है, लेकिन जहाँ ताला लगा के गए क्या हालत हो रखी उस बिल्डिंग की। अगर आके थोड़ा सा इसकी सुध ले लें तो ये ताला लगाना सार्थक है, वरना क्या फ़ायदा इस ताले का, ये रहेगा ही नहीं तो ताला किस पे लगाएंगे। आइए। तो एक बार ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं ये घर कैसा दिखता है और ये गांव कैसा दिखता है। ऊपर से अपने को अनुमान आएगा। सुनील जी हाँ जी, आइए। आप चलिए जी, मेरे थोड़ी सांस की दिक्कत है। अच्छा, सांस की दिक्कत हाँ। है, बताइए। पहले राव में तुलाराम। दिक्कत होती है, 2 बार ऑपरेशन हो चुके मेरे हार्ट के। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, फिर मैं देखता हूँ।
सुनील जी को हम ज्वाइन करेंगे 5 मिनट बाद। ज़रा हम छत पे चलें और यहाँ से देखते हैं। और इसके ऊपर मत जाना। ये देखें, सुनील जी तो नीचे रह गए, उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं कर रहा था, और हम ऊपर आ गए हैं। ये सेंट, हाँ जी, हाँ, नहीं उस पर नहीं आएंगे। वो छज्जा तो बहुत ही फ्रजाइल है, वो तो ख़तरनाक है, उस पर नहीं जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था वर्ष 1857 की। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू हुई, 11 मई को दिल्ली आ चुकी, और जब 11 मई को दिल्ली में क्रांति हुई, 12 मई तक दिल्ली से सारे अंग्रेज खदेड़ दिए गए। तो अब दिल्ली के चारों ओर उसका प्रभाव होना ही होना था। 17 मई को, यानी कि दिल्ली की क्रांति के 5-6 दिन बाद, रामपुरा में बैठे राव तुलाराम विचार कर रहे हैं कि अवसर आ गया है। वो टीस, वो दर्द जो वर्षों से था, वो दंश जो वर्षों से झेल रहे थे, कि अब अवसर है। 17 मई को वो 500 सैनिक अपने साथ लेते हैं और रामपुरा के अपने महल से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं रेवाड़ी शहर में अंग्रेजों की ट्रेजरी पर, अंग्रेजों के खजाने पर। अंग्रेज स्मार्ट थे, वो छोड़ के भाग चुके थे और जाते जाते खजाना भी ले गए थे। तब भी 8,368 रुपये राव तुलाराम को मिलते हैं। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो खाली, पुलिस भी भाग चुकी है उनकी। तो रेवाड़ी शहर को 17 मई 1857 को राव तुलाराम अपने अधिकार में ले लेते हैं। इसके बाद वो अपने परिवार को एक करते हैं। देखें, ये बड़े कमाल की बात और बड़ी अच्छी बात लगती है। उनके पिता के समय उनके पिता और उनके चाचाओं के बीच डिस्प्यूट हुआ था, और फिर वो 87 गांव की जागीर 3 हिस्सों में बंट गई थी। तो परिवार में संबंध खराब थे, लेकिन राव तुलाराम इस बात का महत्व समझते हैं कि यदि परिवार ही इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा। वो अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव को बुलाते हैं, और भाई की कॉल पे गोपाल देव तुरंत आ जाते हैं। भूल जाते हैं सब बातों को कि क्या झगड़े थे हमारे, क्या झगड़े हमारे पिताजी के। आ जाते हैं और राव गोपाल देव अपने भाई, चचेरे भाई राव तुलाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने को खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, मेरठ जहां से वो क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ में 2 कोतवाल हुआ करते थे। मेरठ सदर के कोतवाल थे धन सिंह गुज्जर, और मेरठ सिटी के कोतवाल थे राव किशन सिंह। ये राव किशन सिंह भी राव तुलाराम के चचेरे भाई हैं। राव किशन सिंह भी मेरठ में बगावत करते हैं, अंग्रेजों की उस नौकरी को ठोकर मारते हैं, और जून के महीने में वो भी लौट के आ जाते हैं। शायद 5 जून की बात है, वो भी लौट के आ जाते हैं रेवाड़ी राव तुलाराम के पास। सारा कुटुंब एक साथ है, परिवार एक साथ है, और हौसला बढ़ जाता है। जब परिवार साथ है तो हौसला बढ़ता है। तैयारियां शुरू होती हैं, फौज में भर्तियां शुरू होती हैं। रामपुरा का किला जो राव तेज सिंह ने, इनके दादा ने बनाया था, मड फोर्ट था, मिट्टी का ही किला था वो। वहाँ फैक्ट्री लगती हैं जहाँ बंदूकें बनाई जा रही हैं, जहाँ तोपें बनाई जा रही हैं, जहाँ एम्यूनिशन तैयार किया जा रहा है, जहाँ तलवारें गढ़ी जा रही हैं। और जैसे मैंने कहा, इस अहीर वाटी, ये एरिया, आसपास के गांव, अहीरों के गांव, यहाँ से फौजियों की भर्ती शुरू हो जाती। 1 अगस्त 1857 को बहादुर शाह जफर इनके नाम एक सनद जारी करते हैं, और उस सनद के अनुसार अब वो 87 गांव नहीं, पूरा रेवाड़ी परगना, शाहजहांपुर जो आज राजस्थान में है, और भौरा, ये 3 परगने बहादुर शाह जफर इन परपेचुइटी यानी अनंत काल तक इनके नाम पे कर देते हैं। वो सनद जारी करते हैं बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली की मदद भी कर रहे हैं, दिल्ली को इनकी मदद की आवश्यकता है। 45,000 रुपए भी इन्होंने भेजे हैं दिल्ली में। 43 बैलगाड़ियां अनाज की भर के भी भेजी हैं दिल्ली की मदद के लिए, और
अफीम भी भेजी है। अब आप सोचेंगे ये अफीम की बात कहाँ से आ गई, अरे अफीम तो वो तो बैंड ड्रग है भाई, अफीम भी भेज रहे थे। देखें, एक चीज़ को समझना होगा अपने को, आज सैनिक लड़ते हैं, घायल होते हैं, तो आज उनके उपचार के लिए मेडिकल कोर है, डॉक्टर्स हैं ना सेना में, वहाँ मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, सब तरह की दवाइयाँ हैं, वहाँ पेन किलर्स भी हैं, सेडेटिव्स हैं, दर्द को जो कम करते हैं, दर्द का एहसास नहीं होता उसके लिए। लेकिन उस ज़माने में, राव तुलाराम के ज़माने में, इधर रहना भाई सब, राव तुलाराम के ज़माने में ये पेन किलर्स तो नहीं थे, तो अफीम ही घायल सैनिकों को दी जाती थी ताकि वो उस दर्द को सहन कर सकें जो युद्ध के दौरान उन जख्मों से उन्हें मिला होता है। तो राव तुलाराम दिल्ली की भी मदद कर रहे हैं, अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। बड़ी कठिन चुनौती है लेकिन उसके लिए तैयार हैं। 20 सितंबर को अल्टीमेटली दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। अगले दिन बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो अब अंग्रेज़ों की नज़र पड़ती है दिल्ली के चारों ओर। 2 अक्टूबर 1857 को दिल्ली से ब्रिगेडियर शावर्स 1500 सैनिक लेके निकलता है रेवाड़ी की ओर। लेकिन अभी तैयारियां ऐसी नहीं हैं कि इनके साथ आमने सामने का युद्ध किया जा सके। देखें जी, जिन सैनिकों की भर्ती की थी राव तुलाराम ने, वो कौन थे? वो किसान थे, कल तक हल चलाते थे, आज उन्होंने तलवार उठाई थी। और अंग्रेज़ों की संख्या भले ही 1500 हो, उनके पास बेस्ट वेपन थे उस टाइम के, उनकी बंदूकें उस ज़माने के हिसाब से सबसे बेहतर थी, उनकी तोपें उस ज़माने के हिसाब से सबसे बेहतर थी, और वो 1500 सैनिक भी वो बैटल हार्डन्ड सैनिक थे जो वर्षों से युद्ध ही लड़ रहे थे। तो उस लिहाज से इनकी तो तैयारी अभी नहीं हुई। तो ये तय करते हैं कि अपने को रामपुरा का मड फोर्ट छोड़ देना चाहिए। 5 अक्टूबर की रात 6 अक्टूबर को दिन निकलने से पहले ये रामपुरा छोड़ देते हैं अपने सैनिकों के साथ, परिवार के साथ। 6 को जब रामपुरा में पहुंचता है ब्रिगेडियर शावर्स अपने सैनिकों के साथ, तो वो पाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारा एम्यूनिशन भी है, तोपें तैयार हैं, तोपों में गोले डाल रखे हैं, यानी कि लड़ने की तैयारियां तो पूरी थी। पर वो 11th आवर पे वो डिसीजन लिया गया कि यही प्रैग्मेटिक रहेगा कि यहाँ से अभी हम निकल लें। तो वहाँ पे इसका कब्जा ब्रिगेडियर शावर्स का हो जाता है और रामपुरा के फोर्ट को वो बर्बाद भी कर देता है, फिर नष्ट कर देता है। 12 तारीख को ब्रिगेडियर शावर्स रेवाड़ी छोड़ता है, वो झज्जर का रुख करता है। वो झज्जर जाता है और झज्जर के नवाब को कैद करते हैं। मेटकाफ उनके साथ था और मेटकाफ खुद कैद करता है झज्जर के नवाब को, और झज्जर के नवाब को कैद करके दिल्ली भेज दिया जाता है। वो दादरी के नवाब को गिरफ्तार करते हैं, वो फरुखनगर के नवाब को गिरफ्तार करते हैं, और करते करते फिर वो बल्लभगढ़ जाते हैं, राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार करते हैं, और इन सब को गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया जाता है। तो ब्रिगेडियर शावर्स वापस दिल्ली पहुंच गया। अभियान अधूरा था, राव तुलाराम तक वो नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद 10 नवंबर 1857 को दिल्ली से लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन ग्रांट जेरार्ड चलता है 1500 सैनिक लेके राव तुलाराम से युद्ध करने के लिए। और जैसे वो आगे बढ़ता है, गुड़गांव का डिप्टी कमिश्नर है विलियम फोर्ड, वो भी अपनी सैनिक टुकड़ी लेके इसको ज्वाइन करता है। ये रेवाड़ी पहुंचते हैं। अभी और सेना के आने का इंतजार है। फिर हरियाणा फील्ड फोर्स, वो हरियाणा बोलते हैं, हम हरियाणा फील्ड फोर्स कह सकते हैं। ये हरियाणा फील्ड फोर्स भी सेना तैयार की थी अंग्रेज़ों ने, लेकिन इसमें सैनिक हरियाणा से नहीं है, ये अलग अलग रियासतों से उन्होंने ले रखे हैं। खैर, अब 3500 सैनिक हो जाते हैं इनके पास, और 3500 सैनिकों को लेके ये फिर रेवाड़ी से निकलता है राव तुलाराम को चेज करने के लिए, जो नारनौल जा चुके। अब नारनौल में क्या हुआ, वो युद्ध हुआ और वो कैसा हुआ, वो बात करेंगे नारनौल चल के। उस जगह जहां पर युद्ध हुआ उस बैटल ग्राउंड पे चलेंगे और इस कहानी को वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो हम पालावास से निकल लिए हैं, नारनौल जा रहे हैं। 74 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है और 1 घंटा 20 मिनट का अपने को समय लगेगा। इसमें देखें, हम नारनौल शहर तक नहीं जा रहे हैं,
उससे जस्ट पहले गांव है नसीबपुर। वो लड़ाई 16 नवंबर 1857 को हुई थी नसीबपुर में। तो जिस जगह वो लड़ाई हुई वहाँ अपन चलेंगे और समय हो गया है 11:30 बजे हैं। हालांकि गर्मी अच्छी खासी है, अभी से चलेंगे हम आराम से, कोई जल्दी नहीं। थोड़ा सा लेट वापस पहुंचेंगे दिल्ली, इतनी सी बात है। सुबह हम जल्दी निकल लिए थे, 6 बजे घर से निकल लिए थे। तो देखते हैं और आपको दिखाते हैं नसीबपुर गांव। और एक बात और, वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड है जो सेना लेके आया था राव तुलाराम से लड़ने, वो वहीं नसीबपुर की लड़ाई में मारा गया था। उसकी ग्रेव है वहाँ पे और गांव के लोगों ने उसकी ग्रेव को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं नारनौल। नारनौल से बल्कि 2 किलोमीटर पहले नसीबपुर गांव, और यहीं लड़ाई हुई थी राव तुलाराम की सेना और लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड की सेना के बीच 16 नवंबर 1857 को। देखें, हुआ यूं कि राव तुलाराम ने तो छोड़ दिया था, रेवाड़ी छोड़ दिया था उन्होंने, और वो अपनी सैनिकों के साथ, सेना के साथ यहाँ आ गए थे। परिवार भी बल्कि साथ था। तो यहाँ युद्ध के मैदान में परिवार को तो नहीं लेके आएंगे, माँ हैं, पत्नियाँ हैं, छोटा सा 3-4 महीने का बेटा है। तो इनको उन्होंने भेज दिया था राजस्थान शेखावाटी में। मलसीसर के रहने वाले थे ठाकुर दल्ले सिंह। वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे राव तुलाराम के साथ उनके। इन्होंने अपने परिवार को वहाँ छोड़ दिया और फिर ये यहाँ नारनौल में, बल्कि एक सराय थी उसकी किलेबंदी की, और ये अपनी सेना के साथ यहाँ आए। इनके साथ लगभग 5000 सैनिक हैं। इनके कजिन, इनके चचेरे भाई राव गोपाल देव, वो इनके प्रमुख सेनापति हैं। इसके अलावा एक क्या हुआ, माउंट आबू से जोधपुर लीजन की एक टुकड़ी वो बगावत करती है अंग्रेज़ों से। तो फिर वो टुकड़ी आ गई थी राव तुलाराम के पास। राव तुलाराम के फिर झंडे के नीचे उन्होंने भी वो लड़ाई लड़ी थी, तो वो भी थे साथ में। इसके अलावा एक झज्जर के नवाब, उन पर हमने वीडियो किया था। झज्जर के नवाब गिरफ्तार हो चुके, लेकिन झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान के ससुर थे समद खान, वो झज्जर के सेनापति थे, वो बच गए थे। वो अपनी सेना के साथ भाग के आ गए थे। वो भी राव तुलाराम से मिल चुके थे। इसी तरह भट्टू कलां, एक छोटी सी रियासत थी हरियाणा में ही, वहाँ के नवाब भी राव तुलाराम से मिल गए थे। तो कुल मिला के इनकी सेना 5000 की थी। तो 5000 की सेना के साथ ये तैयार थे। और उधर से जेरार्ड अपनी 3500 की सेना के साथ यहाँ पहुँचा था। 1500 दिल्ली से लेके चला। रास्ते में गुड़गांव के जो डिप्टी कमिश्नर थे, मैंने पहले भी बताया, वो उनके साथ आ मिले थे। और फिर वो हरियाणा फील्ड फोर्स, कुल 3500 की सेना। तो संख्या बल को देखें तो वो 3500, ये 5000, ये संख्या बड़ी है। लेकिन दोनों की तैयारियों में देखें, उनके 3500 बैटल हार्डन्ड, वेल ट्रेंड, एक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं। और इन्होंने बहुत सारे तो इनकी तरफ से जो खुद के थे, वो तो नए नए भर्ती किए हुए, किसानों से भर्ती किए हुए सैनिक थे। इनके हथियार कंपैरिजन अगर करें तो इनकी तोपें क्रूड हैं, इनकी बंदूकें क्रूड हैं, और उनकी सोफिस्टिकेटेड हैं, टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत आगे थे। तो हथियारों के लिहाज से मुकाबला नहीं बनता, लेकिन संख्या बल देखें तो वो राव तुलाराम की सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ ये है श्री जेठू बाबा धाम, और इसी के साथ ये जोहड़, ये तालाब अच्छा बड़ा तालाब है और ठीक से मेंटेन्ड भी है। इसी तालाब के किनारे पे डेरा डाला था जेरार्ड ने जब वो कानौद से आए थे। तो 15-16 नवंबर 1857 की रात को लगभग 1 बजे कानौद से जेरार्ड निकलता है अपनी सेना लेके, और अगली सुबह 11 बजे तक वो यहाँ पहुँच पाते। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना रेत है रास्ते में कि तोपों को घसीट के लाना उनके पसीने छूट जाते हैं। सैनिक थके हुए हैं। तालाब के किनारे सेना अपना डेरा डाल देती हैं, पानी की यहाँ व्यवस्था मिलती है, वो खाना वाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। और उधर राव तुलाराम यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर नारनौल शहर में वो तैनात हैं, और वहाँ सराय पे उन्होंने किलाबंदी कर रखी है। उनको पता है कि ये अभी पहुँचे हैं यहाँ पे और थके हुए हैं, अभी भूखे भी होंगे, तो ये सही समय है स्ट्राइक करने का।
तो 200 सैनिकों के साथ राव किशन सिंह, जो चचेरे भाई हैं राव तुलाराम के, जो मेरठ सिटी के कोतवाल कभी हुआ करते थे और वो छोड़ के नौकरी आए थे, वो 200 घुड़सवारों के साथ इन पर आक्रमण करते हैं। और वो आक्रमण इतनी तेजी से हुआ था कि कर्नल मल्लेसन अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी वॉल्यूम 2 के पेज 114 में लिखते हैं कि ऐसा आक्रमण इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी तेजी से वो आए और अपना काम करके वापस चले गए। तो वो फर्स्ट झटका था उन्होंने दिया और वापस चले गए। लेकिन उससे ये अब सतर्क भी हो गए, तुरंत अपनी सेना को खड़ा किया जेरार्ड ने, और फिर उसने 2 फ्लैंक में, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, 2 फ्लैंक्स में उसने अपनी सेना को तैनात किया और ख़ुद वो बीच में, लाल ड्रेस है उसकी, सफ़ेद अरबी घोड़े पे वो सवार है और सेना का नेतृत्व कर रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड। और फिर जैसा मैंने पहले कहा कि इनकी तोपों की मारक क्षमता इतनी है कि जिस डिस्टेंस से ये इनकी तोप गोले फेंक सकती हैं, उतनी डिस्टेंस से वो नहीं कर सकते। इनकी बंदूकें जितने प्रिसाइज निशाने लगा रही हैं वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके वेपन्स कंपैरेटिवली बहुत क्रूड हैं। तो पलड़ा दिन भर वो लड़ाई चल रही है, कभी इनका ऊपर, कभी उनका ऊपर, कभी इनका नीचे, कभी उनका नीचे। राव किशन सिंह की नज़र पड़ती है घोड़े पर सवार जेरार्ड पर कि वो जो लाल कपड़ों में सफ़ेद घोड़े पे खड़ा है, औरों से अलग कपड़े हैं, यही ज़रूर इनका लीडर है, कमांडर है इनका। तो वो बंदूक से निशाना लगाते हैं। पहला निशाना, गोली चलती है, थोड़ा सा चूक जाती है, जेरार्ड बच जाता है और जेरार्ड का अंगरक्षक तुरंत जेरार्ड को कहता है, सर यू आर द टारगेट, प्लीज लीव दिस स्पेस, लीव दिस प्लेस। लेकिन जेरार्ड की भी तारीफ करनी होगी। देखें, हम उनके विरुद्ध लड़ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम उनको हर बात के लिए बुराई कहेंगे, कोई अच्छी बात है तो भी खराब कहेंगे और ख़राब तो खराब कहनी है। जेरार्ड की ये बहादुरी है। जेरार्ड चाहता नहीं है मैदान छोड़ के। दूसरी गोली आती है, फिर निशाना चूक गया, लेकिन तीसरी गोली राव किशन सिंह की बंदूक से जो चली थी वो जेरार्ड की छाती को चीर देती है। अंग्रेज सेना का कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड मारा जाता है इसी युद्ध क्षेत्र में। और ये बात भी तारीफ करनी होगी और सीखनी भी चाहिए। अपने यहाँ कई ऐसी घटनाएं घटी कि सेना का कमांडर यदि मारा गया तो सेना भाग खड़ी हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जब हुई थी तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो इसी रेवाड़ी के मूल निवासी थे जहां हम आए हैं। रेवाड़ी को दूर थोड़ी है यहाँ से। हेमू, जो दिल्ली तख्त पे बैठे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से, और 1556 में अकबर की सेना के विरुद्ध पानीपत में दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, जीत के करीब थे। एक तीर उनकी आंख में लगा, हाथी के ओहदे पे बैठे थे, आंख में तीर लगा, ओहदे पे गिर गए, सेना भाग खड़ी हुई, जीती लड़ाई हार गए और भारत का भविष्य बदल गया। हम जिन मुगलों की बात करते हैं और बहुत झगड़ा भी होता है, वो मुगल होते ही नहीं यहाँ पर। अगर दूसरी लड़ाई जीत गए होते हम, तो अंग्रेज़ों का कमांडर जेरार्ड मारा गया, लेकिन अंग्रेज सेना भागी नहीं। कैप्टन कॉलफील्ड आगे आता है और अपनी सेना का नेतृत्व संभाल लेता है और फ्रंट से लीड करता है, और शाम होते होते वो लड़ाई जीत जाते हैं। राव तुलाराम के 400-500 सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनमें उनके कजिन राव किशन सिंह भी थे, राव रामलाल भी थे, समद खान का बेटा गौस मोहम्मद खान भी है, भट्टू कलां का नवाब मोहम्मद अजीम भी है। तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब राव तुलाराम, उनको आगे की तैयारी करनी है। वो सुरक्षित यहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं। नारनौल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है और बड़े अत्याचार होते हैं नारनौल के रहने वाले लोगों पर, आसपास के गांव के लोगों पर भी, जिन जिन का पता चलता है कि किस गांव से कौन कौन लोग राव तुलाराम की सेना में शामिल हैं। वो अत्याचार भी होते हैं, ज़मीनें जब्त होती हैं लोगों की, घर बार कुड़क होते हैं, बहुत कुछ होता है। राव तुलाराम का परिवार, जैसा मैंने पहले बताया, मलसीसर में राव दल्ले सिंह के यहाँ है
और राव तुलाराम यहाँ से निकल के जाते हैं, अहमदाबाद पहुँचते हैं। वो वेश बदल के यहाँ से वहाँ घूमते घूमते अंत तो गतवा अहमदाबाद जाते हैं। और बड़ी हैरानी भी होती है, वहाँ जाके वो आढ़त का काम शुरू करते हैं। राजा थे, युद्ध में तलवार चलाते थे, और अब वहाँ आढ़त का काम कर रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ कर रहे हैं। अच्छा खासा मुनाफा उसमें उनको हो रहा है। लेकिन आढ़त करने के लिए या 2 पैसे कमाने के लिए तो नहीं जन्म लिया था। यही करना होता तो फिर शुरू से ही अंग्रेज़ों का साथ दे देते और आराम से सुख से रहते, पैसा तो आ ही जाता। तो बेचैनी होती है और 1859 के शुरू में अहमदाबाद को छोड़ देते हैं, वापस उत्तर भारत की ओर आते हैं। अब वो राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास करते हैं, जो राजा कल तक अंग्रेज़ों के साथ थे। नारनौल में जिस समय राव तुलाराम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, यहाँ नसीबपुर की वो लड़ाई, यहाँ से 15 किलोमीटर पे जयपुर के राजा की सेना तटस्थ बैठी इंतज़ार कर रही थी कि देखें युद्ध का परिणाम क्या होता है, तब निर्णय लेंगे किधर जाना है। उन्हीं जयपुर के राजा से भी संपर्क करते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए कैसे ये संभव है। वो बताते हैं कि अभी 2 साल पहले ही इंग्लैंड और रूस के बीच में क्रिमीनियन वार चल रही थी, युद्ध हो रहा था, और उस समय रूस के सम्राट ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, इसलिए वो ब्रिटेन को यहाँ पर एंगेज करना चाहते थे, यहाँ वो लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ करना चाहते थे। तब वो संभव ना हो सका, तो हम रूस के सम्राट से, रूस के जार से कहें कि तुम अब सेना लेकर आओ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में लड़ाई करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। इस तरह अंग्रेज़ भी यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा देश आज़ाद हो जाएगी, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, और तुम्हारा ब्रिटेन के साथ जो झगड़ा है उसका लाभ तुम्हें मिलेगा, ब्रिटेन को हरा सकोगे तुम। और इस योजना में वो 3 राजाओं को अपने साथ लेने में कामयाब रहते हैं। 23 अगस्त 1859 को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का पत्र प्राप्त करते हैं, रूस के सम्राट के नाम, निकोलस I के नाम जो लिखा है। 30 अगस्त को बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह का पत्र मिलता है, और इसी तरह से जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह का पत्र मिलता है। और ये पत्र लेके फिर राव तुलाराम निकलते हैं रूस के लिए। तो हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां ग्रेव है लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड की और उनके साथी कैप्टन वॉलेस की। ये दिखाएं जी इधर, ये सामने ये है कब्र। अब इनमें से कौन सी वॉलेस की और कौन सी जेरार्ड की ये तो कहना कठिन है, यहाँ कोई ऐसा मार्किंग नहीं है, लेकिन ये 2 कब्रें हैं और इसके ऊपर ये लगा शिलालेख। ये 2 कब्रें हैं और यहाँ लगा ये शिलालेख, ये बताता है कि ये कब्र हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जेरार्ड की और दूसरी कैप्टन वॉलेस की। साइज़ दोनों के सेम है, लिखा कुछ है नहीं, तो जो भी है, तो ये कब्रें यहाँ सलामत हैं और इनके साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और होना भी नहीं चाहिए। जब तक ये लड़ रहे थे शत्रु थे। डेड सोल्जर इज़ नॉट योर एनिमी। उसके बाद उसकी मृतदेह को सम्मान मिलना चाहिए। कारगिल हुआ, पाकिस्तान ने अपने मृत सैनिकों को पहचानने से मना कर दिया था, उनकी लाशें लेने से मना कर दिया था। भारतीय सेना ने उस उच्च परंपरा को कायम रखा, उस मर्यादा को निभाया, पाकिस्तान के उन डेड सोल्जर्स का अपमान नहीं किया, पूरे सम्मान के साथ उनको दफनाया गया था। आमने सामने की लड़ाई थी, वो शत्रु थे, पूरी ताकत से उनके विरुद्ध लड़े, कारगिल को मुक्त करवाया था, लेकिन मरे हुए के साथ अपमान नहीं किया। तो यहाँ इन दोनों की भी ये कब्रें हैं। तो जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के तीनों राजाओं से रूस के सम्राट के नाम वो पत्र लेके निकल पड़ते हैं रूस जाने के लिए। पहले अपने परिवार से मिलते हैं, बल्कि परिवार को साथ लेके चलते हैं। कहाँ तक? अहमदाबाद तक। अहमदाबाद से परिवार को तो विदा कर देते हैं वापस घर के लिए। 3
सहयोगी हैं, इनके 3 साथी हैं, तारा सिंह, रामसुख और नज़बत अली। तो ये 4 लोग रूस के लिए निकलते हैं और नॉर्मल कोर्स में रूस जाने के लिए नॉर्थ से पंजाब या सिंध, अफ़गानिस्तान होते हुए जाना चाहिए, लेकिन ये उस रूट से नहीं जाते हैं, ये दूसरा रूट लेते हैं। अहमदाबाद से बॉम्बे से शिप लेते हैं और उस शिप के ऊपर औलाद अली नाम का एक व्यक्ति है जो फ़कीर है, साथ में उसके पत्नी है, वो फटे हाल है। उस पर दया आ जाती है तुलाराम को और ये अपने सहयोगियों से कहते हैं कि 1 सेर खिचड़ी रोज़ इनको दो, इनके खाने के लिए। तो अगले 40 दिन उन दोनों के भोजन की व्यवस्था, पति पत्नी के भोजन की व्यवस्था राव तुलाराम कर रहे हैं। और राव तुलाराम के सहयोगियों से रोज़ बातें होते होते इतना पता चल चुका है औलाद अली को कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई राजा है जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। अब जिसको 40 दिन से खाना खिलाया था ना, उसमें इतना भी ईमान नहीं था कि कम से कम उस अनाज की तो वफ़ा करता। इनका शिप मुंबई से चला था और ईरान के शहर बुश शहर आके, उसमें ईरान पर्शिया होता था, तो पर्शिया के शहर बुश शहर पे आके वो फाइनल उसका डेस्टिनेशन, वो शिप वहाँ रुक जाता है। बुश शहर की पोर्ट पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। आज भी जैसे बहुत देशों में देखते हैं ना अपन कि वो श्रीलंका में चीन कोई पोर्ट डेवलप कर रहा है, वहाँ उसका कंट्रोल है, और कई देशों में कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। तो ईरान की बुश शहर पोर्ट के ऊपर कंट्रोल था अंग्रेज़ों का। एक अंग्रेज़ पोर्ट ऑफिसर है और 2 सैनिकों की कंपनीज हैं, वो दोनों सैनिक हिंदुस्तानी हैं, एक कंपनी मराठों की है। ये औलाद अली कहता है कि जिस शिप से मैं आया हूँ बॉम्बे से, उस शिप पे 4 लोग थे, उनमें से एक कोई राजा था जो तुम्हारे खिलाफ लड़ा था और वो बच के निकल के आया है। जब यह खबर उस अंग्रेज पोर्ट ऑफिसर को होती है, वो अपने उन सैनिकों को सावधान करता है कि ढूंढो उनको, पकड़ो उनको। तो उनमें वो जो मराठा कंपनी थी ना, उस मराठा कंपनी का एक सैनिक, एक वीर मराठा, उन 4 तक ये सूचना भेज देता है कि तुम्हारी खोज हो रही है, औलाद अली ने तुम्हारे बारे में सूचना दे दी है। अब ये सतर्क हो जाते हैं और ये बुश शहर में जो गवर्नर है वहाँ का, बुश शहर का गवर्नर, उसको कहते हैं कि मैं तो घुमन शाह हूँ, मैं 3 साल पहले कन्वर्ट हो गया था, मैं एक मुसलमान व्यापारी हूँ, व्यापार के लिए मैं आया हूँ और मैं कोई राजा वाजा, मेरा कोई लेना देना नहीं है और वो मेरी जान को ऐसे से ख़तरा है। तो बुश शहर का गवर्नर कहता है कि यहाँ तुम सेफ़ नहीं हो, बुश शहर में मैं शायद तुमको ना बचा पाऊँ, तुम यहाँ से सड़क मार्ग से शिराज चले जाओ। तो इसके बाद राव तुलाराम अपने साथियों के साथ घोड़ों पे सवार होके बुश शहर से पहुँचते हैं शिराज। शिराज में भी इनकी सूचना हो चुकी, शिराज में भी अंग्रेज़ इनको घेर लेते हैं, रोक लेते हैं। वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंसी इनको ले जाया जाता है, पूछताछ इनसे वहाँ हो रही है, इनकी लंबी क्वेश्चनिंग वहाँ पे हुई है, इंटेरोगेशन हुआ खूब डिटेल्ड। लेकिन इन्होंने संपर्क शिराज के गवर्नर से भी किया था, शिराज के गवर्नर ने इनकी मदद की, इनको अरेस्ट नहीं होने दिया, इंटेरोगेशन के बाद इनको छोड़ दिया गया और इनका केस पर्शिया के शाह के पास, ईरान के शाह के पास भेजा गया। उधर अंग्रेज़ अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे थे कि हमें अरेस्ट करना, ये हमारे भगोड़े हैं, और इधर शाह ने, ईरान के शाह ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। इसके बाद ये शिराज छोड़ देते हैं, इस्फहान पहुंचते हैं, फिर तेहरान पहुंचते हैं, दिन रात चल रहे हैं भूखे प्यासे, और वहां से फिर रश्त पहुंचते हैं। रश्त में रशियन कंसुलेट जाते हैं, वहां रशियन कौंसिल से मिलते हैं और उसे वो 3 पत्र सौंपते हैं जो लेकर आए थे बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के महाराजाओं से। और वहीं बैठकर 5 दिसंबर 1860 को एक पत्र स्वयं भी लिखते हैं, रूसी काउंसिल से ये आग्रह करते हैं कि मेरी रूस पहुंचने की व्यवस्था कीजिए, मैं रूस जाना चाहता हूं और रूस जाकर सम्राट को स्वयं बहुत सारी बातें मुझे बतानी हैं। लेकिन सर्दी का मौसम है, दिसंबर का मौसम था, भयंकर सर्दी है और रूस में उस सर्दी के मौसम में रास्ता नहीं था जाने का, तो अगले कुछ महीने ये रूस नहीं जा सकते हैं। विवश हो के अब ये अफ़गानिस्तान के लिए निकलते हैं।
अफ़गानिस्तान जाते हैं। अफ़गानिस्तान दोस्त मोहम्मद ख़ान वहाँ के अमीर हैं, उनसे मदद मांगते हैं, कुछ आर्थिक मदद मिलती हैं, लेकिन सैन्य सहायता तो नहीं संभव। तो लड़ते लड़ते शरीर थक चुका, उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 38 साल हुई थी, लेकिन भूख प्यास, तरह तरह के मौसम जिनके आदी नहीं, इतनी भयंकर ठंड भी देखी, ना समय पे खाना ना पीना, शरीर धीरे धीरे जवाब देता जा रहा था। और फिर अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान की भी 1863 जून के महीने में मृत्यु हो जाती है। अब अफ़गानिस्तान से भी किसी किस्म की मदद की उम्मीद बची नहीं, शरीर थक चुका, और आखिरकार 23 सितंबर 1863 को काबुल में अथक योद्धा राव तुलाराम इस दुनिया से चले जाते हैं। काबुल में ही वहाँ शमशान खत्री समाज के बहुत सारे लोग रहते थे काबुल में उन दिनों, तो शमशान खत्रियाँ में इनका वहीं अंतिम संस्कार होता है और बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ संस्कार हुआ, हजारों लोग उसमें भाग भी लेते हैं। राव तुलाराम ने अमीर से कहा था, अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा था कि देखिए ये जो मेरे सहयोगी हैं ना, अगर ये यहाँ बसना चाहें तो इनको यहाँ बसने देना, इनकी मदद करना, और वापस हिंदुस्तान जाना चाहें तो इनके भेजने की व्यवस्था करना। राव तुलाराम चले गए। अब उनके साथी वो कहते हैं हम यहाँ आए किस लिए थे, अपने लिए तो आए नहीं थे, हम तो राव तुलाराम के लिए आए थे, उनके नेतृत्व में आए थे, और वही नहीं रहे तो हम बस के करेंगे क्या। अच्छा होगा बुरा होगा, हमारे साथ जो भी होगा अपने देश में जाके होगा, हम वापस भारत जाएंगे, हिंदुस्तान जाएंगे। तो वो सब लौट कर आते हैं हिंदुस्तान, और फिर यहीं इसी गांव में इसी जगह पे नवंबर 1863 में राव तुलाराम की अस्थियां लाई जाती हैं। कैसे वो अस्थियां अंग्रेजों से छिपा के बचा के लाए होंगे वो लोग, ये अपने आप में बड़ा इतिहास है। कितने चैलेंजेस होंगे, कितनी जगह तलाशी ली गई होंगी, कौन कौन टकराए होंगे, कैसे बचा के वो अस्थियां यहां तक लेकर आए। और ये बैठक हो सकता है यहीं वो अस्थियां रखी गई हों, जन्म हुआ था उनका, वो जगह हमने देखी, ये बैठक थी, तो संभव है वो अस्थियां यहां आई होंगी। और फिर 25 नवंबर 1863 को संगम में, प्रयागराज, उस जमाने में इलाहाबाद, वहां उनकी अस्थियों का विसर्जन हुआ। तो 38 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अमिट छाप छोड़ कर गए। इतिहास की किताबों में जितना स्थान मिलना चाहिए था वो पन्ने शायद कम रहे, इनके लिए जगह कम रह गई। तो ये थी कहानी राव राजा तुला सिंह बहादुर, राव तुलाराम की। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।